तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवाकुम अय्युकुम ahsanu अमला। Blessed is the one in whose hands is this universe. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Guys, today's lecture next topic हम लोगों का जो है वो है conditional statements. Before we go to the next topic, एक दो चीज़ें थी जो मैं आपको पिछले लेक्चर से भी बताना चाहता हूँ, और जो क्वेश्चंस और क्वेरीज मेरे पास आए, जो हेल्प डेस्क हम लोग सेटअप करते रहे, उसमें जो स्टूडेंट्स आप लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे थे, उसमें से एक तो है फाइल टाइप्स, जो कि मुझे नज़र आ रहा था सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन उसके बारे में कर रहे थे। देखिए, फाइल टाइप्स को थोड़ा सा समझ लें। कंप्यूटर्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर फाइल टाइप्स जो होती है ना, जिस डॉट डॉक होती है जो वर्ड डॉक्यूमेंट की होती है, एक्सेल की एक्सटेंशन होती है, उसको फाइल टाइप भी कहते हैं, जिसमें डॉट एक्सएलएस होती है, एक्सेल एक्स भी होती है। तो ये सारी फाइल टाइप्स जो है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक इस लिहाज से होती है कि इनको ओपन करने के लिए, इनको रीड करने के लिए, इनके अंदर एडिशन करने के लिए आपको इनकी एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है। सो एवरी फाइल टाइप हैज़ इट्स ओन एप्लीकेशन। सो अगर आप डॉट डॉक की फ़ाइल खोलेंगे, उसको डबल क्लिक करेंगे, सो यू हैव टू हैव माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन जो उसको रीड कर सके। सो अभी आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका एडिटर खुल जाता है। सो ये एडिटर और फाइल का जो रिलेशन है ना, ये भी आप थोड़ा सा इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। एडिटर के बगैर आप उस फाइल टाइप को ओपन नहीं कर सकते हो। वो चूँकि हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप में, हर सिस्टम में, वर्क स्टेशन के अंदर, तो इसलिए हम लोग कभी उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते। इसी तरह ही एक्सेल की फ़ाइल अगर आप खोलेंगे, उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो खुद से नहीं खुल जाती, उसका पहले एडिटर खुलता है, और उसका एडिटर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वो एडिटर खुलता है, उस एडिटर के अंदर वो फाइल ओपन की जाती है। अगर आप अनइंस्टॉल कर दो अपने सिस्टम से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अनइंस्टॉल कर दो, तो आप एक्सेल की फ़ाइल ओपन नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लियर करने वाला। इसी तरह ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर आप अनइंस्टॉल कर लोगे तो आप अपनी वर्ड की फ़ाइल या डॉट डॉक की फ़ाइल आप ओपन नहीं कर सकते। सो एडिटर के बगैर उसकी फ़ाइल ओपन नहीं हो सकती। तो इसी तरह ही अब आप पाइथन सीख रहे हो, और आपकी कोड जो होता है वो एक फ़ाइल में जाके स्टोर होता है, जिसकी एक्सटेंशन होती है .py, पाइथन की फ़ाइल डायरेक्टली ओपन आप नहीं कर सकते एज़ विद ऑल अदर फाइल्स, क्योंकि उसके लिए ओपन करने के लिए आपको उसका एडिटर चाहिए होता है। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपके सिस्टम के अंदर नहीं हुई भी होती, वो जाके उसकी सेटिंग करनी पड़ती है कि अगर मैं कोई भी .py फाइल को डबल क्लिक करता हूँ डायरेक्टली तो ऑटोमेटिकली उसका एडिटर ओपन हो जाए। इसके लिए सेटिंग करनी पड़ती है जाके सिस्टम में। और अगर ये ऑटोमेटिक नहीं होती तो फिर उसको, किसी भी फाइल को खोलने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप उसका एडिटर खोलें, ओपन करें, और एडिटर के अंदर से जाके आप वो वाली फ़ाइल जाके ओपन करें। आपको पाथ तो ऑलरेडी पता होगा फाइल कहाँ स्टोर हुई हुई है, तो आप जाके ओपन करते हो। और मैं आपको ओपन करना भी दिखा देता हूँ, ओपन कैसे करते हैं। सो आप आइडल खोलेंगे। आइडल इज़ द एडिटर जो हम लोग डिफ़ॉल्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी इसमें चलते चलते रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप आइडल में ही प्रोग्रामिंग करें। बहुत से लोग हैं जिनको पाइथन पहले से आती है, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में उन्होंने पाइथन की हुई है, और वो डिफरेंट एडिटर्स जो है वो यूज़ करते हैं, उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं। प्रॉब्लम इस बेटा कि अगर आपने आइडल के अंदर प्रैक्टिस नहीं की तो लैब के अंदर भी आइडल चल रहा होता है, ठीक है, लैब में भी हम आपको परमिट कर सकते हैं शायद कि भाई आप अपना लैपटॉप ले आओ और आप अपना कोई भी और पाइथन का एडिटर यूज़ कर लो, वहाँ तक भी ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम वहाँ आएगी बेटा जहाँ पर आप फाइनल एग्ज़ाम में जाके बैठोगे, और फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपको अपना लैपटॉप यूज़ करने की परमिशन नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें चीटिंग करने का एक चांस क्रिएट हो जाता है। तो आपको वर्क स्टेशन ही यूज़ करने होंगे यूनिवर्सिटी के, लैब के। वहाँ पर सिर्फ आइडल अवेलेबल होता है। और फिर जब आप सारा सेमेस्टर जो है आप किसी और एडिटर के अंदर आप प्रोग्रामिंग करते रहोगे, और फिर फाइनल एग्ज़ाम में आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाओगे जिसको आपने कभी यूज़ ही नहीं किया, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वहाँ पर फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी।
सो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी सारी लैब, सारी कोडिंग, सारी प्रैक्टिस, इरिस्पेक्टिव कि आपको कोई और एडिटर के साथ कंफर्टेबल हो, उसको छोड़ के आप इसमें करो इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर टाइम इन द फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक बहुत मशहूर सेइंग भी है, इंग्लिश का एक बहुत मशहूर सेइंग है, नेवर गो इनटू बैटल विद एन अनटेस्टेड वेपन। ये एक मेरी वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़ भी थी, गोस्ट इन द डार्कनेस। अगर आप लोगों ने देखी हो, ना देखी हो, नहीं देखी तो आप देख लो। इट्स अ वेरी गुड मूवी। इट्स रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर बनी हुई है। तो उसके अंदर भी यही होता है कि जब वो लायन का हंट करने जाते हैं, मैन ईटिंग लायन की हंट के ऊपर बनी हुई है पूरी मूवी। तो जब वो जो उसमें जो हीरो होता है ना, वो एक दिन पहले अपना वेपन एक्सचेंज कर लेता है किसी और बंदे के साथ। और वो करता भी इसीलिए, उसको वो कहता है कि यार ये ज़्यादा पावरफुल वेपन है, ये ले जाओ, ये तुम्हें ज़्यादा हेल्प करेगा मेरे पास। तो वो एक्सचेंज कर लेता है। बट प्रॉब्लम इज़ कि पावरफुल ज़्यादा तो होता है, बट उसने कभी उसको टेस्ट नहीं किया होता, उसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता। सो एट द नेक्स्ट डे जब एक्चुअली हंट में उसको मिल जाता है लायन, एंड देर जस्ट लाइक फेस टू फेस स्टेरिंग एट ईच अदर, और वो अपना निकालता है, अपनी पिस्टल निकालता है, एंड इट ट्राइज टू फायर एंड किल द लायन। और वो वेपन जो है वो उसका मिस फायर कर जाता है, एंड इट गेट्स स्टक, और उसकी वजह से ही ऑलमोस्ट लूजेस हिज लाइफ। तो लेसन लर्न कि चाहे जितनी मर्जी भी कोई पावरफुल या इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है अवेलेबल, तो अनटिल अनलेस आपने उसको टेस्ट किया हुआ है, आपने उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप यू गो विद द वीकर ऑप्शन। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक्सपीरियंस्ड चीज़ के साथ आप जा रहे हो। सो रिमेंबर दिस सेइंग कि नेवर गो इनटू बैटल विद एन अनटेस्टेड वेपन। कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट, यहाँ पर आप एडिटर खोलोगे फाइल ओपन करने के लिए। यहाँ पर ये देखें आपके पास 2-3 ऑप्शंस आ रही हैं। ओपन में आप जाओगे, ये आपको पूरा रेगुलर फाइल ब्राउज़र खोल देगा। इसमें आप जाएं अपने जहाँ पर भी आपने फ़ाइल स्टोर की हुई है, और वो उस फाइल को जाके आप ओपन करें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फोल्डर क्रिएट किया हुआ है माई कोड से, ये सारी पाइथन की फ़ाइल है। या आप इनमें से कोई भी फ़ाइल खोल लोगे तो ये फ़ाइल एडिटर के अंदर खुलेगी डायरेक्टली। अगर आप इस फाइल को जाके इस फोल्डर पाथ में खोलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं खोलेगा, प्रॉब्ली उसको रन कर देगा, और रन करके वो जो भी कमांड्स होंगी सारी एग्जीक्यूट भी कर लेगा, और एग्जीक्यूट करके वो बंद भी हो जाता है। तो दिस वाज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन कि सर हम उसको चलाते हैं और वो हमें नज़र नहीं आता, कुछ 1 सेकेंड मिली सेकेंड के लिए कुछ करता है, एंड देन द विंडो क्लोजेस। ठीक है, वो ऑब्वियसली वो अपना काम कर रहा है, सारी कमांड्स एग्जीक्यूट की, उसके बाद फाइल क्लोज हो गई। दैट इज़ हाउ द स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम ऐसे ही चलता है। सेकेंड तरीका यहाँ पर ये है कि आपने यहाँ पर न्यू फाइल भी आप कर सकते हो। रीसेंट फाइल्स जब आप क्लिक करोगे ना इसके ऊपर, ये देखो रीसेंट फाइल्स में जब आप आते हो तो आपकी रीसेंट जितनी भी आपने अपनी की हुई है ना, आई थिंक दिस शुड बी लाइक 21 फाइल्स, रीसेंट 21 फाइल्स आपकी यहाँ पर खोल देगा। आप इनमें से डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हो विदाउट एक्चुअली सेलेक्टिंग द फोल्डर वहाँ से जाके। सो ये भी एक आसान तरीका होता है। सेकेंड चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इनपुट आउटपुट के बारे में। ये चीज़ एक मैंने एक्सक्लूसिवली डिस्कस नहीं की थी। इनपुट आउटपुट का डेटा टाइप क्या होता है, ये आप लोगों ने इसको अच्छा पिक कर लिया हुआ है। बट गोइंग बैक टू द लेक्चर, तो मैंने अपने लेक्चर में ये एक पॉइंट्स टू रिमेंबर की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये भी मैंने ऐड कर लिया है। ये आप लोगों के पास जो लेक्चर होगा उसमें ये पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला नहीं है, बट आप उसमें आपके पास जो डाउनलोड आपने किया हुआ है उसमें ये चीज़ आप ऐड ज़रूर कर लो कि इनपुट आउटपुट डेटा टाइप जो है ना, दैट इनपुट आउटपुट विल ऑलवेज हैपन इन स्ट्रिंग्स। ठीक है जी, ये इस पॉइंट को आप ज़रा याद रख लें। तो स्ट्रिंग्स में जब भी फिर अच्छा मसला क्या होता है, इनपुट आउटपुट अगर हमेशा स्ट्रिंग्स में होती है, अगर आप यूज़र से डेटा ले रहे हो, अगर यूज़र ने 11 एज अ डिजिट भी एंटर किया है तो इट वुड बी एंटर्ड एज अ स्ट्रिंग। तो उसको अगर आपने प्रोसेस करना है, उसमें कुछ ऐड करना है, डिवाइड करना है, वट, तो प्रोसेसिंग के लिए स्ट्रिंग्स को तो आप प्रोसेस ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे वो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसको फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करके प्रोसेस करके जब आप आउटपुट करने लगते हो, आउटपुट कैन ऑल्सो ओनली हैपन यूजुअली इन स्ट्रिंग्स। उसका तरीका है वो कभी कभी नंबर्स को भी आउटपुट कर देता है,
खुद से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके। बट जब आपने कंकैटिनेशन करनी है किसी और आपने सेंटेंस के साथ उसको आउटपुट करना है प्रॉपरली मीनिंगफुल तरीके से, सो कंकैटिनेशन के लिए भी फिर बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको कन्वर्ट करो। कभी कभी बगैर कंकैटिनेशन के भी आप उसको कर सकते हो, उसका भी तरीका होता है। बट एक जनरल रूल आप याद रख लो कि स्ट्रिंग्स जब भी आप इनपुट करते हो, ख़ास तौर पे कोई भी नंबर इनपुट कर रहे हो यूज़र से या फ्लोट इनपुट कर रहे हो, तो उसको हमेशा प्रोसेसिंग के लिए आप उसको कन्वर्ट कर लो। और कन्वर्ट करने के लिए 3 फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें 3 डेटा टाइप्स जो हमने पढ़े हैं, स्ट्रिंग्स, इंटीजर, फ्लोट। इन तीनों डेटा टाइप्स को आप एक दूसरे में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो। और इन तीनों के लिए यहाँ पर आप देखिएगा ये 3 फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, str, int और float। स्ट्रिंग, और ये बड़े फ्लेक्सिबल फंक्शंस है कि स्ट्रिंग को आप इंटीजर या फ्लोट कुछ भी दे दोगे वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह इंटीजर है, इंटीजर को आप फ्लोट या स्ट्रिंग कुछ भी दे दोगे तो इंटीजर जो है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फ्लोट का भी ऐसे ही, ये तीनों फंक्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो आपको जो भी डेटा कन्वर्जन्स करनी है तो आप ये 3 फंक्शंस जो है इसको यूज़ कर सकते हो। अभी तक आप लोगों ने जितनी कोडिंग की है, जितनी कोडिंग सीखी है, लैब की है और असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों को दी हुई थी, वो अपेरेंटली बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है कि आपने नंबर ऑफ़ कमांड्स दे दी प्रोसेसर को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, वर्कस्टेशन को, सिस्टम को, और आप वो क्या करता है, वो 1 बाय 1 सारी आपकी कमांड्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट कर देता है। ऊपर से लेके चलता है कमांड नंबर 1, कमांड नंबर 2, बड़ा सिंपल सा सीधा सीधा सा उसका फ्लो है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। तो बड़ा सिंपल सा लीनियर फ्लो है, एक एक करके वो सारी कमांड्स उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर देता है जिस ऑर्डर में आपने उसको दिए। अब आप क्या चाह रहे हो, आप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड करना चाह रहे हो अपने एप्लीकेशन के अंदर, आप थोड़ी सी इंटेलिजेंस बिल्ड करना चाह रहे हो अपने अपने प्रोग्राम के अंदर। कैसे बिल्ड करोगे कि आप अब जो उसको कमांड दोगे, आप उसको कहते हो कि यार भाईजान कमांड आपने ऐसी नहीं एग्जीक्यूट कर देनी, कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले आपने कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या होती है? इन्वायरमेंट, कि इस वक्त इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, उसमें आप कुछ भी चेक कर सकते हो। आप डेट चेक कर सकते हो, आज क्या तारीख है, आप डे चेक कर सकते हो, अगर संडे है तो स्पेसिफिक क्या करो क्या नहीं करो। आप ईयर चेक कर सकते हो कि यार 2000 अगर 40 चल रहा है तो कुछ स्पेसिफिक काम करो, 2040 नहीं आया, कुछ भी चेक कर सकते हो आप इवन उसको कंडीशंस में आप ये भी चेक कर सकते हो इस वक्त ईरान और अमेरिका की वॉर चल रही है कि नहीं चल रही। बट दैट्स अ वेरी, उसके लिए थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। बट यू कैन बेसिकली चेक एनी टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, दुनिया की क्या चल रहा है इस वक्त दुनिया में, या तो उसके लिए। और फिर बेस्ड ऑन दैट आप उसको कमांड देते हो कि अगर तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ है तो फिर ये कमांड एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज़ ये नहीं है तो फिर कोई और कमांड एग्जीक्यूट करो। सो ये चीज़ इंटेलिजेंस आप बिल्ड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और ये यूजली इफ़ एल्स जो है उसके ऊपर चलती है। और ये इफ़ एल्स जो है ये आपको ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग, ऑलमोस्ट नहीं बट आई थिंक सभी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ़ एल्स के नाम से मिलेंगी। रिकॉल फ्रॉम योर एक्सेल लैब्स जो अभी तक आप करते आए हो कि उसमें भी आप लोग इफ़ का जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ करते रहो, दैट्स कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, दैट इज़ हाउ यू राइट एन इफ़ कंडीशन। ठीक है, एक्सेल में आप रिकॉल करें कि आप सबसे पहले इफ़ लिखते हैं, फिर आप उसकी कंडीशन लिखते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फिर उसके बाद वाली आप उसको एक कमांड देते हैं कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, तो फिर ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करो। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उसके बाद आप उसको एक और सेकंड कमांड देते हो कि वो फिर एल्स वाली कमांड आप एग्जीक्यूट करो। तो ये अपेरेंटली तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर आप फिर किसी भी कमांड के अंदर आप एक और इफ़ भी लगा सकते हो। अगर ट्रू वाली कंडीशन है उसके अंदर आप एक और इफ़ लगा दो, या फॉल्स के अंदर भी लगा सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ्स। तो ये नेस्टेड इफ्स वाले भी आपने बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस की, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने बनाए, और उसमें आप लोगों ने ये देखा, एक्सपीरियंस किया कि आप इस सिंपल सी चीज़ को लेके, इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, कि आपको एक छोटा सा एक बिल्डिंग ब्लॉक दे दिया है, जैसा लेगो होता है। Lego is very interesting. I don't know whether you have played with Lego in your childhood or not, but Lego में क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स
को आपस में जोड़ जोड़ के आप एक बहुत सी कॉम्प्लेक्स बड़ी सारी बिल्डिंग बना सकते हो। आप एक पूरा पैलेस बना सकते हो, पूरा एक महल बना सकते हो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से, राइट। सो कोडिंग भी ऐसी ही होती है। कोडिंग में आपके पास छोटे छोटे सिंपल से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और उनको आप जोड़ जोड़ के बहुत से कॉम्प्लेक्स, स्काई इज़ द लिमिट, योर इंटेलिजेंस इज़ द लिमिट, ठीक है, योर क्रिएटिविटी इज़ द लिमिट। सो इसी तरह ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है ना इफ एल्स की, ये थोड़ा थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है हर लैंग्वेज के अंदर कि आप उसको लिखते कैसे हो। सो बजाय इसके कि मैं आपको ब्लैबर करता रहूँ कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं, वील डाइव डायरेक्टली इनटू एन एग्जांपल और एग्जांपल से उसको हम देख के करते हैं। बिफोर वी डू दैट कुछ चीज़ें आप देख लें कंडीशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हर कंडीशन जो होती है ना, दैट्स अ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन अलजेब्रा पूरी एक साइंस है, मैथमेटिक्स की एक एक ब्रांच है। आप लोगों ने ओ लेवल्स में डेफिनेटली जनरल मैथ्स के अंदर पढ़ी होगी बूलियन अलजेब्रा। सो एवरी बूलियन एक्सप्रेशन इट कम्स बॉइल्स डाउन टू आइदर ट्रू और फॉल्स। जब आप उसको प्रोसेस करते हो सो उसका एंड में या तो दो ही जवाब आ सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। दिस कॉल्ड बूलियन। बूलियन के हमेशा दो ही बूलियन हमेशा दो ही उसमें ऑपरेट करती है स्टेट्स के अंदर, ट्रू फॉल्स, 0-1, ब्लैक एंड वाइट, येस नो। सो बूलियन की वैल्यूज़ क्या होती है पाइथन के अंदर? ट्रू फॉल्स आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और 1-0 अगर आपका एक्सप्रेशन कोई भी एक्सप्रेशन है वो अगर इट इज़ बॉइलिंग डाउन टू 1, सॉरी इफ इट इज़ बॉइलिंग डाउन टू 0 देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी, पाइथन उसको कंसिडर करता है 0 और 0 को पाइथन कंसिडर करता है फॉल्स। 0 के अलावा अगर कोई वैल्यू निकल रही है सो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी ट्रू। और इसी तरह ही फॉल्स की बाकी चीज़ें जो है, अगर कोई भी आपका एक्सप्रेशन फ्लोट में उसका आंसर आ रहा है और फ्लोट में उसका आंसर 0.0 आ रहा है देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी फॉल्स एंड नॉट ट्रू। और 0.0 के अलावा कोई भी वैल्यू निकल रही है देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ट्रू, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट की अगर बात करें, स्ट्रिंग्स की बात करें, सो स्ट्रिंग में ब्रैकेट, सॉरी आपकी कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज जो है जिसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उस स्ट्रिंग को भी वो फॉल्स कंसिडर करता है। ऑपरेटर्स, जिससे हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे लास्ट टाइम, इसी तरह ही हम बूलियन के भी जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, उसको आप एक दफ़ा देख लो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, इज इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन। और इनके कॉम्बिनेशंस जो हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। दिस इज़ टेबल 2.1 फ्रॉम योर बुक। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इज इक्वल टू जो है उसको हम लिखते हैं डबल इक्वल टू से। सिंगल इक्वल, एक्सेल के अंदर आप सिंगल इक्वल टू से इस चीज़ को इक्वल टू किया करते थे, यहाँ पर आप डबल इक्वल टू क्यों यूज़ करते हो? देयर इज़ रीज़न फॉर दैट। रीज़न इज़ के सिंगल इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? आप फॉर एग्जांपल आप लिखते हो, मैं लिख के आपको बताता हूँ। लेट्स ओपन अ न्यू फाइल। जी ये देखिएगा, आप कहते हो वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया ना। दिस इज इक्वल टू इस कमांड के अंदर इज बीइंग यूज एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइन करने के लिए काम आता है कि आप 5 की वैल्यू जो है वेरिएबल 1 को असाइन कर दो। फर्दर यहाँ पर आप एक और वेरिएबल क्रिएट करते हो, वेरिएबल 2। आप इसको कहते हो वेरिएबल 2 इज इक्वल टू वेरिएबल 1। नाउ दिस इज अगेन एन असाइनमेंट, क्या वेरिएबल 1 की वैल्यू जो भी उसके अंदर पड़ी होगी that will be assigned to variable 2, ठीक है। सो सिंगल इक्वल टू is used as a assignment operator versus डबल इज इक्वल टू, जो कि बूलियन एक्सप्रेशन में यूज होता है टू कंपेयर टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस whether they are equal or not। इस बात को, इस मलूज़ खातिर रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा और इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा, बिकॉज एक्सेल के अंदर इक्वल टू की इज इक्वल टू जो है वो सिंगल इज इक्वल टू से यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल्स नहीं होते एक्सेल में और वहाँ पर असाइनमेंट नहीं हो रही होती है, राइट। सो देन देर इज़ नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में नॉट की जगह हम एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन और इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू। लेस देन ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू।
इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस। आप में से बहुत से लोगों ने निमोनिक याद कर ही लिया होगा फ्रॉम ओ लेवल्स, बहुत से लोगों ने नहीं भी याद किया होता। कुछ के टीचर्स बता देते हैं, कुछ के टीचर्स नहीं बताते हैं। सो जस्ट टू ब्रिंग ऑल ऑफ यू ऑन द सेम पेज, इसके दो तीन निमोनिक्स यूज़ होते हैं लेस देन ग्रेटर देन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और याद रखने के लिए। मैं आपको तीनों बता देता हूँ जो मुझे पता है, उनमें से जो भी आपको पसंद आए या इसके अलावा कोई फोर्थ भी आपको निमोनिक आता है, टू लेट मी नो एज वेल। शायद किसी की वो उससे हेल्प हो जाए और उसको हम शेयर कर दें। सो लेस देन जो है वो उसकी शेप जो है ना वो एल की तरह होती है। लेस देन का एल जो है उसकी शेप एल की तरह होती है। और इसी तरह ही ग्रेटर देन जो है उसकी शेप स्मॉल जी की तरह होती है। ये देखिएगा कि ये आपका सिंबल है ग्रेटर देन का, तो इसको आप इमेजिन कर सकते हैं एज स्मॉल जी, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके जो जी लिखते हो तो आप ग्रेटर देन को इमेजिन कर सकते हैं एज इफ इट्स अ, ऐसे करके स्मॉल जी। ठीक है जी। सो ये एक निमोनिक है लेस देन ग्रेटर देन। अगर आप सिर्फ लेस देन को याद कर लोगे तो ऑब्वियसली आपका ग्रेटर देन खुद ब खुद ही फिगर आउट हो जाएगा। सेकंड चीज़ जो निमोनिक यूज़ करते हैं वो ये होता है कि इसका जो फेस होता है, इसके दो फेसेस होते हैं। सो देर इज़ लाइक दिस फेस जहाँ पर वन डॉट के ऊपर ये कन्वर्ज हो रहा होता है, और एक सेकंड साइड इसकी ये वाली होती है जहाँ पर ये एक बड़ा आपके 2 पॉइंट्स मिलते हैं, बड़ा गैप होता है। तो ये याद रखा होता है स्टूडेंट्स ने कि ये जो बड़े वाला गैप है ये हमेशा ग्रेटर साइड पे होता है। ठीक है, सो ये ग्रेटर का मैंने सिंबल बनाया था। सो दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन है, इज़ ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन। तो ये ट्रू सिर्फ तब होगा जब ये इसका जो माउथ है, इसको माउथ भी बोलते हैं, इसका माउथ जो है ग्रेटर वाली साइड पे और ये कन्वर्ज हो रहा है स्मॉलर। सो दिस इज़ द स्मॉलर पार्ट एंड दिस इज़ द ग्रेटर वाला पार्ट। ठीक है, तो आप इसको ये दोनों कंडीशंस में ये निमोनिक चल जाता है। ये लेस देन वाला है, इसमें चूंकि ये लेस देन इधर को पॉइंट कर रहा है, सो इधर वाला एक्सप्रेशन इज लेस देन, और जहाँ पर ये ग्रेटर वाला पार्ट है, ये इसका माउथ जो है यहाँ पर ग्रेटर वाले एक्सप्रेशन को पॉइंट कर रहा होता है। तो ये भी लेस देन ग्रेटर देन में आप इसको इस निमोनिक से भी याद कर सकते हो। तीसरा निमोनिक जो स्टूडेंट्स याद कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि एज इफ दिस इज़ अ क्रोकोडाइल, और ये क्रोकोडाइल का फेस है। ये क्रोकोडाइल का फेस है, क्रोकोडाइल है, और क्रोकोडाइल ने हमेशा अपना माउथ जो है वो ग्रेटर देन वाले एक्सप्रेशन की तरफ फेस किया हुआ होता है, बिकॉज प्रॉब्ली इट वांट्स मोर फूड। इस तरह आप उसको याद कर सकते हो। बुलियन ऑपरेटर्स को आपने किस प्रायोरिटी के हिसाब से यूज़ करना है, बिल्कुल इसी तरह ही जैसे हम लोगों ने लास्ट वीक में देखा था। मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो थे उनकी भी एक प्रायोरिटी होती है। ठीक है, बॉडमास के निमोनिक से हमने उनको याद किया था। इसी तरह ही बुलियन ऑपरेटर्स की भी प्रायोरिटी होती है कि आपने कौन सा ऑपरेटर जो है उसको पहले ऑपरेट करना है, कौन से ऑपरेटर को लेटर ऑन ऑपरेट करना है। और अगर इसको आपने आगे पीछे किया तो आपका आंसर, फाइनल आंसर चेंज हो जाएगा। नाउ इमेजिन, यहाँ पर मैंने जिस तरह एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये देखिएगा इस एक्सप्रेशन को। इस एक्सप्रेशन में ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि देर आर, ये एक एक्सप्रेशन है। इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आइदर येस होगा, नो होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसमें इतने ढेर सारे ऑपरेटर्स हैं, कौन सा ऑपरेटर आप पहले ऑपरेट करोगे। इसका निमोनिक होता है पी एन ए और ओ। P stands for parenthesis, N stands for not, A stands for and, O stands for or। ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर इसी ऑर्डर में यहाँ पर ट्रुथ टेबल्स के अंदर भी लिखा हुआ है। और इसको याद रखने के लिए आप ये वाला निमोनिक यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ नेवर अटैक ऑस्ट्रिचेस। ऑस्ट्रिचेस को आपने कभी भी अटैक नहीं करना।
ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो PNAO, प्लीज़ नेवर अटैक ऑस्ट्रिचेस। जान लीजिएगा कि कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो सिंगल ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं और कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो डबल ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह प्लस का साइन है, प्लस नीड्स टू टेक इन टू ऑपरेंड्स, वो एक ऑपरेंड के साथ काम नहीं कर ऑपरेट नहीं कर सकता। 2 प्लस कर दोगे या +2 कर दोगे तो क्या मतलब, 2 को किसके साथ ऐड करें? तो प्लस का ऑपरेटर जो है इट विल ऑलवेज टेक 2 ऑपरेंड्स टू ऑपरेट। इसी तरह बूलियन ऑपरेटर्स में जो नॉट है दैट इज़ अ सिंगल ऑपरेंड ऑपरेटर, ठीक है, उसको एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है। तो नॉट क्या करता है, नॉट जो है इसको सबसे पहले आप इसको करोगे, इसको कन्वर्ट। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन, ये करने से पहले आप लोगों को ट्रुथ टेबल्स दिखा देना चाहिए। अगेन ट्रुथ टेबल्स जो हैं वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे बूलियन अपने उसके अंदर अलजबरा के अंदर ओ लेवल्स में, बट अगेन उनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फॉर पीपल हु हैव फॉरगॉटन। ये हैं जी ट्रुथ टेबल्स इनको बोलते हैं। और ये पहला ट्रुथ टेबल जो है ये एंड के बारे में है, ये वाला। दिस इज़ द और टेबल, और जॉर टेबल आपके कोर्स में नहीं है, दिस इज़ द नॉट टेबल। सबसे पहले नॉट का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ए इज़ द इनपुट एंड बी इज़ द आउटपुट, ठीक है। सो नॉट सिंपली क्या करता है कि कन्वर्ट कर लेता है। अगर ज़ीरो है तो उसको 1 कर देता है, 1 है तो ज़ीरो कर देता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ठीक है। सो ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ज़ीरो इनपुट अगर इसको दोगे ऑपरेटर को तो उसको 1 कर देगा, और अगर 1 दोगे तो उसको 0 कर देगा। इट्स वेरी सिंपल टेबल। ज़्यादा थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होती है एंड और के अंदर। एंड को पहले देख लेते हैं। सो एंड का टेबल सिंस 2 ऑपरेंड्स लेता है, ए एंड बी इज़ द इनपुट एंड वाई इज़ द आउटपुट। सो अगर आप इसको 0 0 दोगे तो इसका आंसर जो है इस वो 0 आएगा। 0 1 में जो है वो फिर भी 0 आएगा, 1 0 में भी 0 आएगा, और 1 1 में 1 आएगा। तो आपने नोटिस क्या किया कि इसका आंसर 1 सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब आपके दोनों इनपुट्स जो है वो 1 होते हैं। दोनों एक्सप्रेशंस इसके लेफ़्ट और राइट के ऊपर ट्रू होंगे तो इसका आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स ही करेगा। इसको याद रखने का क्या तरीका है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इफ़ ए इज़ ट्रू एंड इफ़ बी इज़ ट्रू, तो एंड का वर्ड यहाँ पर आपके पूरे सेंटेंस में आ गया याद रखने के लिए। इफ़ ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ ट्रू ओनली देन इट विल बी ट्रू, ठीक है। सो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों ए और बी या दोनों ऑपरेंड्स सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू होते हैं। 4 पॉसिबल कंडीशंस बनती हैं अगर आपका 0 या 1, अगर आपकी ऑपरेंड या तो 0 है या तो 1 है, तो 4 पॉसिबल इसमें जो है आपके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और उसमें से सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे एंड का ऑपरेटर आपको ट्रू नहीं देता, हेंस द वर्ड एंड। इसी तरह ही आप और को भी याद रख सकते हो। और को अगर आप देखें, और के टेबल को एक दफ़ा देख लें गौर से, आपको हमेशा याद रहेगा। जी हाँ, देखिए 0 0 अगर हो तो आपको आंसर 0 आ रहा होता है, और बाकी तीनों कंडीशंस में तीनों पॉसिबिलिटीज़ में आपको ट्रू रिटर्न करेगा। सो बेसिकली इसको अगर आप सेंटेंस में यूज़ करें, इसका निमोनिक करें, तो इफ़ ए इज़ ट्रू और इफ़ बी इज़ ट्रू देन द आंसर विल बी ट्रू। सो और का जो वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड और जो है, दैट मीन्स कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए। इफ़ आइदर ए इज़ ट्रू और इफ़ बी इज़ ट्रू, तो आपको वो ट्रू देगा। तो इसमें हम देखते हैं सारे पॉसिबल जो इसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उसमें सिर्फ 0 0 ऐसे है जिसमें दोनों ही फॉल्स होते हैं, तभी ये फॉल्स देगा। दोनों में से आप देख रहे हो अगर एक भी फॉल्स ट्रू हो जाए तो ये ट्रू दे देगा। सो इसमें बी ट्रू हो गया तो इसने ट्रू दे दिया, इसमें ए ट्रू हो गया तो इसने ट्रू दे दिया, और इसमें तो ऑब्वियसली दोनों ही ट्रू हैं तो उसमें भी आंसर आपका ट्रू ही आएगा। इस तरह अगर आप इसको एक दफ़ा समझ लेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जी, तो कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल बूलियन एक्सप्रेशन, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस बूलियन एक्सप्रेशन को हम इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर आपने बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने से पहले सबसे पहले तो
जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उनको आपने कर लेना है, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले आप किन किन को कर लेंगे, इसको एवेलुएट कर लेंगे बिकॉज दिस इज़ मैथमेटिकल। इसको आप ऑपरेट कर लेंगे, इसको प्रोसेस कर लेंगे और इसको प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, इनको इसी ऑर्डर में जो हमने पढ़ा था, जो हमने बोर्ड मास पढ़ा था उसमें कर लेंगे। सो इसको एक दफ़ा करके देखते हैं। यहाँ पर हम इसको लिख के देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज 2 + 2 इज इक्वल टू 4 और नॉट। आप नोट कर रहे हैं कि और नॉट को उसने कलर कोड कर दिया। सो दिस मीन्स कि दिस इज अ रिकग्नाइजेबल वोकेबलरी फॉर पाइथन। सो पाइथन में ये वर्ड्स जो है ये रिकग्नाइज्ड, दे हैव अ मीनिंग, राइट। जो हमने शुरू में बात की थी ना वोकेबलरी की, सर्टेन वर्ड्स जो आप लोगों ने सीखने हैं। सो 2 + 2 is equal to 5 and 2 multiplied by 2 is equal to, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को सारा विजुअल नज़र आए। 2 + 2, ठीक है जी। ये एक्सप्रेशन है जिसको आपने इवेलुएट करना है। अब जो पहले आप मैथमेटिकल कर लें, सो दिस विल बिकम 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। मैं इसको सारा एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोग का थोड़ा टाइम कम ज़ाया हो, ठीक है। तो इधर ही आप उसको इवेलुएट करें एज अ सेकेंड स्टेप, ठीक है। जैसा अलजेब्रा सॉल्व करते थे क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो, तो ये 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 2 + 2 जो होगा ये भी 4 हो जाएगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ द प्रोसेसर इज ऑल्सो प्रोसेसिंग दिस, विल प्रोसेस द बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर वो, और इसको मैं आपको कोशिश करूँगा इफ़ आई कैन गेट इनफ टाइम, ये मैं आपको एक्चुअली करके भी दिखाऊं कि वो कैसे कर रहा है। वो एक एक करके ना स्टेप वाइज आपको करके भी दिखाता है, इसमें आप देख सकते हो सर। 2 × 2 इज़ 4 एंड 2 + 2 इज़ ऑल्सो 4, ठीक है। यहाँ पर जितने भी ऑपरेंड्स थे वो सारे सिंगल ऑपरेंड थे मैथमेटिकल, लेकिन अगर किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस और मल्टीप्लाई दोनों इकट्ठे आ जाते या कोई भी मल्टीपल एक्सप्रेशंस आते तो वहाँ पर आप बोर्ड मास लगाते। लेकिन यहाँ पर चूंकि सारे सिंगल ऑपरेटर्स थे तो फिर इसलिए बोर्ड मास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने एक ऑर्डर में सारों को कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। ये आपने मैथमेटिकल इसको कर लिया, प्रोसेसर भी ऐसे ही करता है। अब नेक्स्ट क्या होगा? सो द नेक्स्ट स्टेप इज के बिफोर डूइंग द ऑपरेशंस ऑन बूलियन, आपके पास अभी भी एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशंस को पहले आपको इवेलुएट करना पड़ेगा बिकॉज बूलियन ऑपरेटर्स ओनली ऑपरेट ऑन ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जैसा आपने उस टेबल में भी, ये इस टेबल में आपने जैसा नोटिस किया है ना, ये देखिएगा, तो आपके जितने भी बूलियन ऑपरेटर्स हैं दे विल ओनली ऑपरेट ऑन ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको कन्वर्ट कर लो एक्सप्रेशंस को। सो पहला एक्सप्रेशन 4 इज इक्वल टू 4, ऑब्वियसली दिस इज़ ट्रू, तो यहाँ पर आप ट्रू इसको इवेल्युएट होगा ये आपके प्रोसेसिंग में। इधर नोटिस कीजिएगा कि ट्रू का उसने कलर चेंज नहीं किया, इसको कलर चेंज करना चाहिए था बिकॉज टी मैंने छोटे उससे लिख दिया है, टी जो है वो कैपिटल उससे होता है। एंड ऑल्सो नोट हेयर के पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज विच मीन्स कैपिटल टी और दूसरा जो नॉन कैपिटलाइज टी होता है उसको वो अलहदा ट्रीट करता है। सो ये ट्रू हो गया एक्सप्रेशन आपका। 4 इज इक्वल टू 5, नो 4 इज नॉट इक्वल टू 5, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगेन कैपिटल एफ से फॉल्स लिखिएगा, छोटे एफ से अगर आपने फॉल्स लिखा तो वो उसको की वर्ड रिकग्नाइज नहीं करेगा। सो द की वर्ड इज ट्रू एंड फॉल्स जो है विद द कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ, ठीक है। दिस ऑल्सो मीन्स कि जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, जो वोकैबुलरी है पाइथन की, यहाँ पे सब जितने भी आपको नज़र आ रहा है ट्रू और नॉट फॉल्स एंड इफ़ अभी हम देखेंगे
ये सारी की सारी इनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, जिनको हमने पहली क्लास में उसको रेफ़र किया था एज वोकेबलरी, कि हर लैंग्वेज की एक वोकेबलरी होती है, वो आपको याद करनी होती है। और मैंने ये भी बोला था कि पाइथन में मुश्किल से 5 to 10 वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं, उसके अलावा कुछ ज़्यादा वोकेबलरी है ही नहीं। सो ये जो कीवर्ड्स होते हैं, जो वोकेबलरी है, इस नाम से आप अपने जो है ना वेरिएबल्स क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। आप एक वेरिएबल और के नाम से क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज वो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना उसको, कि भाई आप कुछ बात करने लगे हो यहाँ पर, कुछ आपने वर्ड यूज़ किया है, कुछ ऑपरेटर यूज़ किया है, या ये वेरिएबल है। सो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, उनके नाम के आप वेरिएबल के नाम नहीं रख सकते, ठीक है। आप हाँ कुछ एडिशन कर लो, अगर आपने ट्रू रखना ही है, आप ट्रू 1 कर लो, ठीक है, या स्मॉल टी से ट्रू कर लो। बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप कीवर्ड्स के इर्द गिर्द अपने वेरिएबल्स के नाम ना रखो, अनटिल अनलेस बहुत ही आपको ज़ोर से आ गया है कि आपने वही रखना है और आपकी कंडीशन ऐसी है। आखिरी एक्सप्रेशन को एवेलुएट कर लीजिएगा, 4 = 4, येस दैट इज़ ट्रू, ये आपने ट्रू कर लिया। नाउ वी आर एट अ पॉइंट कि जब हम बूलियन ऑपरेटर्स को ऑपरेट कर सकते हैं आपस में। अब आपके पास 3 ऑपरेटर्स हैं, और नॉट एंड एंड, तो इसमें से बताइएगा पहले किसको करेंगे। ऑब्वियसली प्लीज़ नेवर अटैक ऑस्ट्रिचेस, पी पैरेंथेसिस है नहीं, नेवर नॉट, सो आप सबसे पहले नॉट को करेंगे। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा कॉपी कर लूँ ताकि आपके सारे स्टेप्स जो है आपके सामने, नज़रों के सामने रहें, कि ये बेसिकली बूलियन ऑपरेटर्स जो है, एक्सप्रेशन कैसे ऑपरेट होता है। सो ये वाला जो है ना, ये आप सॉरी 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 आप नॉट फॉल्स, ठीक है, नॉट हमेशा पहले आता है, ये बात याद रखिएगा, और नॉट के बाद उसका ऑपरेंड होता है। सो अगर इसके पीछे ट्रू लिखा होता तो आप ट्रू नॉट नहीं करेंगे, आप नॉट के बाद उसका ऑपरेंड होता है, उसको आप इवेल्युएट करेंगे। सो नॉट फॉल्स की जगह आ जाएगा, फॉल्स को कन्वर्ट कर देगा ट्रू में, टेबल दिमाग में रखिएगा तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हमने नॉट को कर लिया, नेक्स्ट इज़ अटैक, यानी कि ए यानी कि एंड। सो एंड के लिए आपको दोनों ऑपरेंड्स चाहिए हैं, तो ये ऑपरेट होगा ट्रू एंड ट्रू। टेबल से देख लीजिएगा, अगर आपने टेबल्स अभी तक आपको ज़बानी याद नहीं है, लॉजिकली आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। एंड का मतलब था कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, राइट। तो इसको ट्रू एंड ट्रू इज़ ट्रू, राइट। एंड नाउ द लास्ट स्टेप बिफोर वी रीच टू द फाइनल आंसर, ट्रू एंड ट्रू। और एंड में सबसे आप ऑस्ट्रिचेस को करेंगे, यानी कि और को करेंगे, और हमने देखा कि दोनों में से और में एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू होता है आंसर। सिंस यहाँ पर दोनों ही ट्रू हैं, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास ट्रू ही आएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ स्टेप बाय स्टेप, ये सारे मैंने आपको स्टेप्स लिख के बता रहा हूँ। इस तरह आपने जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन को करना है, प्रोसेस करना है। इसके बारे में आपको क्विज़ में भी क्वेश्चंस आएंगे, एक्सप्रेशन दिया होगा, यू विल हैव टू इवेलुएट, या फिर आपको फाइनल एग्जाम्स में भी इसका आ सकता है, इवेलुएशन का मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। एक्सप्रेशन दिया होगा, उसका बताइए ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो ट्रू फॉल्स इसके ऊपर बड़े इजीली आ सकते हैं। तो ठीक है जी, इस रिकॉर्डिंग को यहीं तक रखते हैं, एंड इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग हम एक्चुअली अपना इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उसको हम लिख के देखते हैं, और यहाँ पर असाइनमेंट 1 जो है उसको हम एक्चुअली प्रैक्टिकली करके देखते हैं।